बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टडी करेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक, रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक एंड नल मैट्रिक। तो चलते हैं ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है जी, हमारी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं, ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो जब ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो होंगी तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक। ये फिर हमारा क्या है, नल मैट्रिक। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है कैसे हो रहा है, तो इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर मैंने डीपली स्टडी करवाया कि हम कैसे इसको, कौन कौन सी टाइप्स को कैसे स्टडी करते हैं। तो वो आप अगर इसकी समझ नहीं आ रही है तो आप फिर पहले वाली जो एक वीडियो है उसको देखें, उसके बाद आपको ये समझ में आएंगी कि ये कैसे चलेगा। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमने स्टडी किया। बी, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास क्या है, एक सिंगल रो है और वन है। और जब एक सिंगल रो, ओनली वन रो होगी तो क्या कहलाएगा, वो रो मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक कहलाएगा। और अगर अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके अंदर क्या है जी, एक सिंगल कॉलम है हमारे पास, सिर्फ एक कॉलम है। और रोज तो 1 2 3 हैं हमारे पास, लेकिन क्या होगा जब ओनली वन रो, सिर्फ एक कॉलम होगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक कहलाएगा। वो कॉलम मैट्रिक कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पे। डी में क्या है, अब यहाँ पे देखें इसकी एंट्रीज क्या हैं, 1 0 0 1। लेकिन अगर ये देखें हम कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो चेक करें तो वो क्या है, 1 1 है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, वो हैं 0 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या होगा, अब आपको याद होगा जब हमने डायगोनल एंट्रीज के अंदर अगर 1 हो, जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है वो 1 हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो वो क्या होता था, वो हमारा होता था आइडेंटिटी मैट्रिक होता था। याद आया कुछ, क्या होता था, जब दोनों जितने भी हमारी डायगोनल एंट्रीज में अगर सिर्फ एक कांस्टेंट जो होगा वो 1 होगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज के अंदर 0 होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ई की तरफ। तो ये हमारा एक ही है जिसमें 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नल मैट्रिक कहलाएगा। अब एफ पे चलते हैं। तो एफ में भी क्या, सिंगल कॉलम है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ठीक है, तो इट्स ए कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी। ओके जी, इसमें वो पूछ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक देखें कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक कौन सा है, रॉ मैट्रिक कौन सा है, कॉलम मैट्रिक कौन सा है, और आइडेंटिटी और नल मैट्रिक। ठीक है, फर्स्ट पहले सवाल पे चलते हैं। अब इसमें देखें
अब इसका अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो ये क्या बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 2/3। तो 2/3 बन रहा है, तो इसका अब यहाँ पे ये देखा जाए कि जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, या नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो वो क्या कहलाता था, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता था। तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या है जी, एक सिंगल कॉलम है, इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जी थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में अब अगर इसको देखते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं थर्ड वन का, तो इसका ऑर्डर है 2/2। तो जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स और इक्वल, तो वो क्या चीज़ हो जाती थी, वो हमारा क्या कहलाता था, जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाती तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक कहलाता था। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है, जब नंबर ऑफ रोज भी इसकी इक्वल, नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो वो क्या कहलाता था, स्क्वायर मैट्रिक कहलाता था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था जी, अब इसमें क्या है, इसके डायगोनल एंट्रीज देखें, 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। जब डायगोनल एंट्रीज 1 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा जी, वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, अगर उसको हम देखें तो उसका क्या है, उसका भी ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 3/2। तो इसमें भी हमने रेक्टेंगुलर में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी रेक्टेंगुलर कहलाएगा, ओके, ये भी रेक्टेंगुलर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। नंबर 6 में भी क्या है, इट हैज़ ओनली 1 रो एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ कॉलम, पर सिर्फ 1 रो है, तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक कहलाएगा। अब नंबर 6 पे चलते हैं। तो इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक। अब चलते हैं जी नंबर 8 पे। नंबर 8 पे अगर चेक करें तो हमारे पास रोज़ कितनी है, इसका ऑर्डर कितना बन रहा है जी, इसका बन रहा है 3/3। तो जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी, बताएं जी, वो कहलाता है
स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक है। अब चलते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे सारी की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो नल मैट्रिक कहलाता है। जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी वो नल मैट्रिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक, स्केलर मैट्रिक एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक। ठीक है, अब इसमें जी आपको याद होगा कि जब हमने स्टडी किया था कि कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके अंदर जो कांस्टेंट है वो सिंगल कांस्टेंट एक जैसा ही हो, तो वो क्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे 4 है और दूसरा भी 4 है, सेम बिल्कुल एक जैसे जो है हमारे नॉन डायगोनल के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारी बिल्कुल सेम है। तो जब सेम डायगोनल एंट्रीज होंगी तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आई बात। जब दोनों एंट्री 2, 3, 4 जितनी भी हैं जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं वो अगर सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं लेकिन सेम हों, लेकिन 0 और 1 के इक्वल ना हो, ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर वो स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। अगर हमारी ये डायगोनल एंट्रीज 0 या 1 ना हो लेकिन सेम हो, ठीक है, तो फिर वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर बी में है जी, फर्स्ट हमारे कितने हैं जी, 1, ये 2, 0, 0, -1। अब इसका भी हम देखते हैं। डायगोनल एंट्रीज हैं वो डिफरेंट है, कांस्टेंट डिफरेंट है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, वो है 0। इसका क्या मतलब हुआ जी कि ये डायगोनल यूनिट है। ठीक है जी, ये डायगोनल मैट्रिक है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो कोई कांस्टेंट हैं लेकिन सेम नहीं है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो डायगोनल मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं सी में। अब सी में देखें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, वो 0 हैं, 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, वो 0 हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, स्केलर के अंदर जो सेम होती हैं, सेम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 या 1 नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो ये दोनों 0 हैं तो वो तो नल मैट्रिक बन गया। अगर 1 होगा तो क्या बनेगा, वो हमारा यूनिट मैट्रिक बन जाएगा। अब ये दोनों 1 है तो हमारा यूनिट वेक्टर है। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट भी हैं, और सिर्फ यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में 1 है, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डी में चलते हैं। अब डी में क्या है जी, डी में भी देखें नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 है, और डायगोनल एंट्रीज में क्या है, कोई एक कांस्टेंट है हमारे पास, वो है ये। तो जब कोई एक कांस्टेंट होगा डायगोनल एंट्रीज में तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। जब डायगोनल एंट्रीज के अंदर कोई एक भी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो वो डायगोनल मैट्रिक कहलाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 होना चाहिए। अब ये ई आ जाता है, ई को तो पहले सॉल्व करते हैं फिर हमें समझ में आएगा। ये 5 - 3 = 2, 0, 0, 1 + 1 = 2। अब यहाँ पे ये देखें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो
सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। तो ये फिर क्या हमारा कहलाएगा, जब दोनों कांस्टेंट सेम हो, 0 और 1 ना हो, जैसे ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपने बताया था आपको, वो स्केलर कहलाता है। जैसे ये आपको मैंने एक एग्जांपल बना के दिखाई थी, ऐसे ही ये भी होगा। अब ये क्या हमारा कहलाएगा, जब डायगोनल एंट्रीज में 0 या 1 नहीं होगा, लेकिन कोई भी बाकी जो कांस्टेंट है जो वो सेम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो स्केलर मैट्रिक कहलाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल एंट्रीज सेम है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक ए बी सी डी एंड ई। इसका हमने नेगेटिव निकालना है। तो नेगेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे जी, दोनों तरफ नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरफ भी मैं नेगेटिव आ गया और इस तरफ ही नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय +1 क्या आ जाएगा जी, -1, माइनस इंटू 0 0 ही रहेगा, माइनस इंटू +1, मतलब थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं, या -1 ये हमारा आ गया ऐसे। अब इसको दोबारा से करते आगे मज़ीद हम लिबरेट करते हैं, -1 0 एंड 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका माइनस ये आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं बी में। बी को क्या करेंगे, माइनस इस तरफ भी लगा दिया और माइनस दूसरी तरफ भी लगा दिया, 3 -1 2 1। अब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 इंटू -3, ये क्या बन जाएगा जी, ये +3 बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस +1 आ गया ना, प्लस, तो फिर माइनस इंटू 2 -2, माइनस इंटू 1 -1, ये हमारा क्या आ गया जी, ये नेगेटिव बी आ गया। अच्छा जी, अब चलते हैं सी की तरफ। सी का नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव सी इंटू -2 6 3 एंड 2। यहाँ पे अब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 2 के साथ में नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस। आपको याद होगा कि नेगेटिव में क्या होता था, फिर मैं बता देता हूँ कि जितने भी यूनिट्स होते थे इसके, जितनी भी एंट्रीज होती थी वो अपनी जगह पे रहती थी, लेकिन उनके जो साइन होते थे ना, साइन चेंज हो जाते थे। तो इसमें भी इनमें भी क्या हो रहा है, साइन ही चेंज हो रहे हैं। अब ये 6 है, ये +6 है, इसका साइन चेंज हो गया। ये 3 है, इसका भी साइन चेंज हो गया, -3 हो गया। 2 है, इसका भी साइन चेंज हो गया। तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, एंट्रीज वहाँ की वहाँ ही रहेंगी। तो ये नेगेटिव सी आ गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी को भी सॉल्व कर देते हैं। -d = -3 2 -4 एंड 5। अब क्या करेंगे जी, अभी बताया था जितनी भी एंट्रीज है वो अपनी जगह पे ही रहेंगी जहाँ पे हैं, लेकिन उनके क्या हो गए, साइन चेंज हो जाएंगे। अब -3 का साइन चेंज हो गया तो क्या बना, +3, +2 का चेंज होगा, -2 आ जाएगा। -4 का साइन चेंज होने के बाद क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। और +5 का साइन चेंज होने के बाद -5 आ जाएगा। तो ये हमारा -d हो गया। अब ई की तरफ चलते हैं जी। ई का भी नेगेटिव ले लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इस पर हाथ बैठता जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सारों के साइन चेंज कर लेते हैं। जो अंदर जितनी भी एंट्रीज है, 1 के साथ प्लस था, -1, ये 5 आ गया।
प्लस -5 था +5 आ गया, +2 था -2 हो गया, और 3 के साथ माइनस लग गया, और ये हमारे पास ई कनेक्टिव आ गया जी। ये तमाम के तमाम हमारे ऐसे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनका ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज आपको याद होगा कि क्या था, क्या होगा जी, इंटरचेंजिंग द कॉलम्स, क्या था जी, इंटरचेंजिंग द कॉलम्स इनटू रोज और इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। मतलब है कि, मतलब ये है कि अगर कॉलम्स हैं तो उनको रोज़ में लिख दें, या रोज़ हैं तो उनको कॉलम्स में लिख दें, तो उसका ट्रांसपोज निकल आता है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं जी ए का, ठीक है। ए का ट्रांसपोज जब लिया तो अभी क्या बोला था कि इसकी जो रोज़ हैं उसको कॉलम में लिख देंगे, और कॉलम या फिर कॉलम्स को रो में लिख देंगे। अभी ये हमारे पास C1 है, एक कॉलम है, इसको हम रो में लिख देते हैं। तो क्या जी, 0 1 -2, हम इसको रो में लिख देते हैं 0 1 -2। तो ये आ गया जी ए ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसे ही हम बी का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब बी के हमारे पास रो R1 है, इसको हम C1 बना देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, रोज को इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। तो ये क्या बनेगा, 5 1 -6। समझ आ रही है ना मेरी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन पे। यहाँ आ गया सी क्वेश्चन। अब सी को भी हम ले लें, इसका भी ट्रांसपोज यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। सी का ट्रांसपोज लेने से अब फर्स्ट रो क्या है जी हमारी, फर्स्ट रो है 1 2, इसको हम कॉलम में लिखते हैं 1 2। सेकेंड रो है 2 -1 2 -1। थर्ड वन है 3 0 3 0। तो ये क्या आ गया जी, ट्रांसपोज आ गया सी का। हमने जो रोज़ हैं उनको कॉलम, जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में लिख दिया, यहाँ फिर रोज़ हैं उनको कॉलम्स में लिख दिया। अब डी पे चलते हैं जी, इसके भी ट्रांसपोज लेते हैं हम। ये याद रखिएगा, ऊपर ट्रांसपोज लाजमी लिखना है, नहीं तो फिर ये क्या होगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा, फिर इसके नंबर कटते हैं। तो अब पहला रो है 2 3, हम इसको कॉलम में लिखते हैं 2 और 3। दूसरे 0 5 0 5, ये हमारा डी ट्रांसपोज आ गया। इसकी आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई का ट्रांसपोज लेते हैं। ये सिर्फ चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं और कुछ भी नहीं है, बाकी इजी है, समझ में आ जाती हैं चीज़ें। उस टाइम हम सोचते हैं कि हमें आ गया अब, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर बाद में भूल जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम्स के अंदर प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, फर्स्ट रो है जी, फर्स्ट रो क्या है जी, बताएं जी 2 3, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 और 3। सेकेंड है जी -4 5 -4 एंड इधर 5। अब एफ पे चलते हैं, ये इसका ट्रांसपोज आ गया, ई का ट्रांसपोज आ गया। अब एफ का ट्रांसपोज लेते हैं। एफ का ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, फर्स्ट रो है 1 2, हम लिखते हैं जी। अच्छा, हम हमेशा से रोज़ ले रहे हैं, इस पर कॉलम लेके देखते हैं कैसा है। फर्स्ट कॉलम क्या है जी 1 3, इसको रो में लिख देते हैं 1 3। और दूसरा क्या है जी 2 4, हम इसको ये लिख देते हैं 2 4। अभी भी वैसे के वैसे ही आएगा। आप ये रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, को एक ही बात है। ये हमारा एफ का भी आंसर आ गया जी। नेक्स्ट चेक करते हैं जी, वो कहते हैं वेरीफाई इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन क्वेश्चन नंबर ए ट्रांसपोज एंड देन होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड सेम इस तरफ बी का भी हम क्या करते हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, वो कह रहा है जी ए ट्रांसपोज, और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लो,
और देखो वो ए के इक्वल है कि नहीं, इसको आप वेरीफाई करो। ठीक है, अब हमें पहला क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये अंदर वाली हमें ये सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर इसको इस तरह सॉल्व करेंगे दूसरे टाइप। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले लेते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज ये क्या जी, 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी। इसका क्या ट्रांसपोज आएगा, 1 2, फर्स्ट वाले जो रो थी उसको कॉलम में लिख दिया, और फिर सेकंड वाली रो थी उसको भी दूसरे सेकंड कॉलम में लिख दिया 1 0। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज आ गया, ये तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब सेकंड में वो क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज का दोबारा से फिर ट्रांसपोज लें। अब हम इसको दोबारा से ले लेते हैं जी, ए ट्रांसपोज। ठीक है, वो पहले लिखते हैं 1 0 2 1। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो दोबारा से ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज का लगा देते हैं निशान। अच्छा जी, 1 0, इसको हम लिख देते हैं 1 0। दूसरा क्या, 2 1, हम इसको लिख देते हैं 2 1। अब ये देखें ज़रा, इस तरफ देखें, ये क्या था जी, 1 2 0 1। अब इस तरफ क्या आ रहा है, 1 2 0 1। ये तो सेम बिल्कुल ए जैसा ही हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब ये सेम आ रहा है ए के साथ, मतलब ये जो इसने इक्वेशन लिखी हुई है ये वेरीफाई हो रही है कि ये बिल्कुल ये इक्वल ही है। तो हम लिखे हैंस वेरीफाई that A transpose whole transpose equal to A। ठीक है, हमने ये साबित कर दिया कि A ट्रांसपोज और उसका होल का फिर ट्रांसपोज लेने से वो A की इक्वल दोबारा आ जाता है। मतलब एक बार अगर हम रोज को कॉलम में लिखते हैं और दोबारा उस कॉलम को दोबारा रोज में लिख देंगे तो वो अपनी उसी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, अब उसको सॉल्व करते हैं जी। अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं जी। पार्ट बी में वो क्या कहते हैं जी कि सेम वही काम है जो हमने ए के साथ किया, बी ट्रांसपोज सबसे और उसका होल का ट्रांसपोज और इसको इक्वल टू बी करें। अब सबसे पहले हम ये अंदर वाली जो वैल्यू है इसको, जो इक्वेशन की जो पार्ट है, इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी की वैल्यू, बी के मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लिया। अब उस ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। पहला कॉलम क्या है, पहला रो क्या है, 1 0 1 1, हम इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं। सेकंड रो क्या है जी, 2 0, हम इसको सेकंड कॉलम में लिख देते हैं। तो ये आ गया जी बी ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट क्या है जी, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लेना है फिर से, तो हम आगे वो भी कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1, ये क्या लिखा हुआ है, ये हम यहाँ ये वाली वैल्यू, ये इक्वेशन जो है ये ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 1 0। तो इसका हम दोबारा से इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जब दोबारा से फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ये वैल्यू ये इक्वेशन का ये पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 2, जो फर्स्ट वाला रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, और जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो ये आ गया जी। अब यहाँ पे ये देखें बी का क्या है, 1 1 1 1
और 2 0, 1 1 एंड 2 0। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, hence verify that A B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू P। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।